और अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी लोग, सभी साथी जुड़े हैं फटाफट से और मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन कौन आ चुका है। जैसा कि आपको पता है यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 के फॉर्म शुरू हो चुके हैं भरना, और उसी लिए ये डेमो क्लासेस चल रही हैं वरदान बैच के अंतर्गत। आज रीजनिंग का डेमो है आपका, और आज की क्लास में हम खून खराबे वाले रिश्तों के बारे में जिक्र करेंगे। आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगा होगा क्योंकि मैंने ऐसे ही बोल दिया। वो होते हैं खून के रिश्ते, यानी कि ब्लड रिलेशन चैप्टर को आज हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे प्यारे साथी। ठीक है, तो फटाफट से जुड़ें जिससे कि शुरुआत में आपके नाम बुला पाऊं। क्या चक्कर है, मेरा कमेंट सेक्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब है। चलिए ठीक है। हाँ जी, दीप्ति यादव मेडिकल मोटिवेशन, अनंत श्रीवास्तव ड्रामा क्वीन चलिए दिव्या पाल, साक्षी वर्मा, सभी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अस्त व्यस्त बिल्कुल भी नहीं होंगे। चलिए भाई स्टार्ट करेंगे आज के अपने इस टॉपिक को, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा दूं। वो जानकारी ये है कि ये बैच आपका स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। डेमो तो आपके चल ही रहे हैं, और आज फ्राइडे को आपका रीजनिंग का डेमो चल रहा है। रीजनिंग में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं भले ही कम आते हैं, लेकिन हमेशा ये सोचकर जाना कि सब्जेक्ट में से कम आते हैं, यही कहीं ना कहीं नुकसानदायक होता है, और इसी वजह से हम गुंजाइश छोड़ देते हैं पढ़ाई में, और एक नंबर भी यदि हमारा कटता है तो उससे दिक्कत होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलिए भाई सबसे पहले आपको एक बार शेड्यूल बता दें वरदान बैच का क्या है कि मंडे टू थर्सडे हिंदी की क्लास चलती है 11 बजे। ठीक है, मंडे टू थर्सडे चलेगी, ध्यान रखिएगा। फ्राइडे एंड सैटरडे इंग्लिश की क्लास चलेगी 11 बजे। मंडे टू थर्सडे मैथ्स की क्लास आकाश सर लेंगे 12 बजे। फ्राइडे सैटरडे रीजनिंग की क्लास लेंगे शोभित भारद्वाज सर, जो आपके सामने खड़े हैं वही वाले। ठीक है, उसके बाद आपका मंडे टू फ्राइडे साइंस 1 बजे होगी। मंडे टू सैटरडे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 4 बजे होगा, और करंट अफेयर्स मंडे टू सैटरडे चलेगा 5 बजे। मंडे टू वेडनेसडे पॉलिटी 6 बजे। थर्सडे टू सैटरडे हिस्ट्री 6 बजे। मंडे से वेडनेसडे तक ज्योग्राफी है, एंड सो ऑन। आप इसे पढ़ लेंगे डिटेल में, आपके पीडीएफ के साथ ये अटैच होकर आएगा। ठीक है, इसके बाद आप यदि इस बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो उस बैच को कैसे परचेज करना है, उसे परचेज करने का तरीका है, हमारे इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, पेड क्लासेस में जाएंगे, वहां पर स्लाइडर पर आपको ये बैच दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, वरदान बैच दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देंगे, बाय नाउ पर आएंगे और ये अप्लाई कर देंगे आप कूपन कोड। उसके बाद पेट 20 आपका कूपन कोड है, ध्यान रखिएगा। इससे आपको ये वाला कोर्स 399 में मिल जाएगा, 100 रुपए के डिस्काउंट के साथ अभी। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा सिलेबस का डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। उसके बाद हम चैप्टर को शुरू करेंगे। जब तक हमें यही नहीं पता कि हमें अंदर पढ़ना क्या है, तब तक पढ़ेंगे क्या। इसलिए सिलेबस क्या है, बहुत ही कम टॉपिक है। जैसा कि आपको पता है इंग्लिश में लिखे हैं, हिंदी में मैं बताता हूं। लार्ज एंड स्मॉल, यहां पर ना 2 तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं लार्ज एंड स्मॉल में। एक तो ग्रेटर देन लेस देन वाले सिंबल्स को लेकर बन सकते हैं, या फिर आपने रैंकिंग चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस पढ़े होंगे जिसमें वो कहता है रमेश मोहन से बड़ा है, सोहन रमेश से छोटा है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं, उसे भी लार्ज एंड स्मॉल में रखा जा सकता है। और ये जो सिंबल है ग्रेटर देन लेस देन, ये कौन से चैप्टर में आते हैं कि सर ये इनइक्वालिटी में आते हैं, असमानता में, तो इसको भी यहां पर रखा जा सकता है। लार्ज एंड स्मॉल का मतलब हुआ बृहद और लघु, यानी कि बड़ा और छोटा। तो इसमें ये 2 टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो हम इनइक्वालिटी चैप्टर में लार्ज एंड स्मॉल पढ़ रहे होंगे, और रैंकिंग चैप्टर में भी लार्ज एंड स्मॉल वाला टाइप पढ़ रहे होंगे। तो ये 2 चैप्टर तो यहां से बन गए, एक इनइक्वालिटी और एक रैंकिंग। क्योंकि भाई लार्ज एंड स्मॉल जैसे क्वेश्चन तो दोनों में ही आते हैं ना, तो हमें दोनों ही चैप्टर पढ़ लेने चाहिए। मेरा मानना यह है ज्यादा पढ़ने में नुकसान नहीं होगा, कम पढ़ने में हो भी सकता है। ठीक है, ये पहला टॉपिक हो गया आपका, लेकिन इसमें 2 टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो वो दूसरा टॉपिक यहां पर है ऑर्डर एंड रैंकिंग। ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग जिसे हिंदी में आप क्रमबद्धता कहते हैं। क्रमबद्धता में प्रश्न कैसे आते हैं कि रोहन ऊपर से 7वें स्थान पर है और नीचे से 8वें स्थान पर है, तो बताएं पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं या लड़के हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। ठीक है, ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं, जो कि मैंने अभी बताए कि सी डी से तेज दौड़ता है, एफ
ई से कम तेज दौड़ता है, इन्हें एक ऑर्डर में व्यवस्थित करने के लिए कहा जाता है। ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब आता है ब्लड रिलेशन, जिसे हिंदी में रक्त संबंध कहते हैं, जिस टॉपिक से आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। और इसमें बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वो अभी मैं चैप्टर के दौरान आपको बता रहा हूं कि ये कौन से 3 टाइप है, ठीक है। इसके बाद सेग्रीगेट। सेग्रीगेट का मतलब होता है भिन्न को पहचानना। भिन्न, भिन्न मतलब अलग, भिन्न को पहचानना। अब ये ऑड वन आउट हो गया एक तरीके से। ऑड वन आउट आप किस में करते हैं? क्लासिफिकेशन में करते हैं, वर्गीकरण में कर रहे होते हैं ऑड वन आउट। तो यहां पर आप क्लासिफिकेशन पढ़ रहे होंगे, लेकिन इसने ये तो कहा नहीं है कि वो वर्बल का है कि नॉन वर्बल का, तो हम दोनों ही पढ़ेंगे, ठीक है। आगे है कैलेंडर एंड वॉच। हालांकि ये 2 अलग अलग टॉपिक हैं, एक ही साथ आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं, कैलेंडर एंड वॉच। कैलेंडर भी पढ़ेंगे, घड़ी भी पढ़ेंगे, और ये टॉपिक थोड़े बड़े हैं और आपके प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चंस यहीं से बने भी हैं, कैलेंडर से भी बने हैं, घड़ी से भी बने हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इनको हमें बहुत अच्छे ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। इसके बाद कॉज एंड इफेक्ट अगला टॉपिक आएगा, कारण एवं उसके प्रभाव, ठीक है। उसके बाद कोडिंग एंड डिकोडिंग आएगा। अच्छा, ये जो कोडिंग एंड डिकोडिंग है उसने क्लियर कर दिया, नंबर्स एंड लेटर्स वाली कोडिंग एंड डिकोडिंग है। वो ना भी करता तो भी तो हम सारे टाइप पढ़ ही रहे होते ना, नंबर्स की कोडिंग डिकोडिंग भी और लेटर्स की कोडिंग डिकोडिंग भी। अच्छा आशुतोष, ये अगला है स्टेटमेंट एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। स्टेटमेंट एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग में यहां पर आपका स्लॉक्स का क्वेश्चन बन जाता है ना। और डिसीजन मेकिंग में निर्णय क्षमता लेने का एक अलग टॉपिक है, उसे भी हम लोग इसमें पढ़ रहे होंगे। तो कुल मिलाकर ये टॉपिक मेरे हिसाब से बनते हैं 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, ये 8, ये 9 और एक 10 टॉपिक बनते हैं। और 10 टॉपिक को हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट समय भी है, इसलिए ठीक है भाई। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा कि आज हम लोग रक्त संबंध पढ़ने जा रहे हैं, मींस ब्लड रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। जैसे मैंने आते ही मजाक में कहा, खून खराबे वाले रिश्ते नहीं, ये होते हैं खून के रिश्ते। जब मैं रिश्तों की बात करता हूं, जब मैं रिलेशंस की बात करता हूं, तो रिलेशंस तो हमारे इर्द गिर्द हमेशा ही रहते हैं, या फिर हम कहें कि हम रिलेशंस के से हमेशा ही घिरे रहते हैं। तो आखिर हमें इन्हें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मुझे पता है ये मेरे मामा जी हैं, मुझे पता है ये मेरी बुआ जी हैं, मुझे पता है ये मेरी मौसी जी हैं, तो आखिर सर क्यों पढ़ा रहे हो रिलेशंस के बारे में? तो पहली बात, पढ़ाया इसलिए जाता है कि आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास हो, जिससे कि आप लंबे रिलेशंस को कनेक्ट करना सीख पाएं। और वो तभी हो सकता है जब आपकी बुद्धि एक तीव्र गति से काम कर रही होगी और शार्प काम कर रही होगी। वो शार्प बनाने के लिए इस टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे होते हैं। दूसरा, पढ़ना इसलिए भी पढ़ रहा है क्योंकि यहां पर सवाल डायरेक्ट नहीं आएंगे, बल्कि इनडायरेक्ट फॉर्मेट में पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप सारे रिश्तों के बारे में जानते हैं, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूं, आई कैन गारंटी यू 50% लोग गलत करेंगे। बोलो, शुरुआत करें इस बात की। बताइए, आपके नाना जी के दामाद आपके कौन लगेंगे? जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन भर दो, मुझे जल्दी से बता दो कि आपके नाना जी के दामाद आपके कौन लगेंगे। जल्दी से बता दो, फटाफट से जल्दी बताओ फटाफट। आपके नाना जी के दामाद आपके कौन लगेंगे? यदि आपको रिलेशंस क्लियर है तो कह रहे हैं पापा जी लगेंगे। क्यों बेटा, मौसा जी नहीं लग सकते? सोच कर देखो। हाँ सर, लग तो सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था 50% लोग गलती करेंगे पहले ही सवाल में। दैट इज वॉट वी हैव टू स्टडी इन दिस। यही है छोटी छोटी चीजें जो हमें इसमें पढ़नी है। छोटे छोटे से शब्दों की वजह से सेंस बदल जाएंगे, आंसर बदल जाएंगे। मैंने आपसे कहा कि आपके नाना जी के दामाद आपके कौन लगेंगे, आप तुरंत बोले पापा। सोच कर देखिए, नाना जी की 2 बेटियां हैं, एक तो हमारी मम्मी हो गई, एक मौसी। मौसी के पति नहीं हो सकते क्या? वो भी तो नाना जी के दामाद ही है। तब ऐसे केस में वो मौसा जी लग गए। अंटिल आई से, जब तक कि मैं आपसे ये ना कहूं कि आपके नाना जी के इकलौते दामाद आपके कौन लगेंगे, तो बेटा मौसा जी नहीं कहना, तो पापा ही लगेंगे। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए हमको ब्लड रिलेशन पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, इसलिए हमको ये पढ़ना है, क्योंकि रिलेशंस को डायरेक्ट हिट नहीं किया जाएगा, घुमाकर अप्लाइड फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा, जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ।
बट चिंता मत करिए, मैं नहीं होने दूंगा आपको। कंफ्यूज हो गए तो सिर्फ मेरे ही सवालों से हो गए। जैसे कि एक और सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं कि सर पढ़ाया तो कुछ है नहीं, सवाल पूछ रहे हो, ये दिमाग रूपी मोटर गर्म कर रहा हूं। जैसे बुलेट के बारे में तुमने सुना होगा, उसका इंजन इतना हैवी होता है जब तक वो 10-20 किलोमीटर चलना ले तब तक वो पिकअप बढ़िया से नहीं पकड़ती। ऐसे ही अपना दिमाग है, इसकी मोटर को गर्म कर रहा हूं। छोटे छोटे सवाल समझो, उसके बाद तो आना ही है यहां पर हमको। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये एक व्यवहारिक बात है, आप बता सकते हैं। एक सवाल है कि एक फिल्म में दो कलाकार है, एक फिल्म में दो कलाकार हैं, उनमें से एक दूसरे के बेटे का बाप है, तो बताएं कलाकारों का आपस में क्या संबंध है। यदि मैं जल्दी बोल गया तो एक बार फिर से धीरे धीरे बोल देता हूं। मैंने आपसे कहा कि एक फिल्म में दो कलाकार हैं, उनमें से एक दूसरे के बेटे का बाप है, तो बताओ कलाकारों का आपस में क्या संबंध है। फटाफट से कमेंट करो। निशा आर्टिस्ट कह रहे हैं भाई, बेटा बाप। अंकित सैनी कह रहे हैं बाप बेटे। कोई कह रहा है हस्बैंड वाइफ, कोई कह रहा है ब्रदर्स, कोई कह रहा है समधी। वाह वही वाह, क्या बात है। आपको ताज्जुब होगा ये बात जानकर कि ये दोनों आपस में पति पत्नी है। बेचारे किसी एक ने कहा पति पत्नी, मैंने उसका कमेंट पढ़ा, बहुत से लोग मन ही मन लाइब्रेरी में बैठे हंस रहे थे। पति पत्नी कहां से हो गया, बाप बेटे लगेगा। कोई कह रहा है दादा नाती होगा, कोई कह रहा है समधी होगा, कोई कह रहा है कुछ होगा, कोई कह रहा है कुछ होगा। सच बात तो यह है ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हैं। आइए मैं इस क्वेश्चन को आपको इन दो उंगलियों के माध्यम से समझाता हूं। पेन उठाऊंगा नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको कुछ सिखाया नहीं है, मुझे अधिकार नहीं है पेन उठाने का। इन दो उंगलियों के माध्यम से समझिए। मैंने कहा एक फिल्म में दो कलाकार हैं, एक और एक दो, उनमें से एक ये दूसरे के बेटे का बाप है। हाउ कम इट पॉसिबल, दोबारा सोचिए। उनमें से एक ये दूसरे के बेटे का बाप है। ऐसा कब हो सकता है? जब ये दोनों आपस में पति पत्नी हो। उनमें से एक दूसरे के, इसके बेटे का यदि ये बाप लग रहा है, इसके बेटे का ये बाप लग रहा है, तो ये दोनों आपस में कौन हुए? पति पत्नी हुए। क्या मेरी बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो मेरे पास और भी एक तरीका है। एक फिल्म के दो कलाकार अजय देवगन है और एक काजोल है, ठीक है? सही में है ना कलाकार, सही में पति पत्नी भी हैं। उनमें से एक अजय देवगन दूसरे के यानी कि काजोल के बेटे का बाप है। बोलो है कि नहीं अजय देवगन काजोल के बेटे का बाप? कि जी हां। तो ये दोनों आपस में कौन हुए? कि सर पति पत्नी हुए। हेंस प्रूफ इति सिद्धम। ऐसे सवाल आते हैं, इनसे जूझना पड़ेगा, इनसे रूबरू होना पड़ेगा। इसके लिए ये सारी भूमिका सजाई जा रही है। तो आइए अब इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करते हैं दिमाग रूपी मोटर अब गर्म हो गई है, लेवल पर आ गई है और तैयार है मेरे प्रश्नों को जवाब देने के लिए। बट प्रश्नों से पहले आपको यह समझाना है कि देखिए इस चैप्टर में यानी कि जब हम ब्लड रिलेशन की बात करते हैं तो इसमें केवल और केवल 3 ही टाइप के प्रश्न बनते हैं। केवल और केवल 3 ही टाइप के। पहला टाइप जो बनता है वो बनता है पहेली नुमा। पहेली नुमा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बेटा जी पजल टाइप। क्या कहते हैं? पजल टाइप। दूसरा टाइप, अच्छा पजल टाइप में क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसे भी समझ लीजिए। जैसे ए बी की मां है, सी डी का पुत्र है, एफ एच का भाई है, ऐसी इंफॉर्मेशन देगा। फिर पूछ लेगा सी का एच से संबंध बताओ, उसे कहते हैं पजल टाइप, ठीक है? इसके बाद अगला टाइप जो आता है दैट इज समीकरण पर आधारित। समीकरण पर आधारित, समीकरण पर आधारित को इंग्लिश में कहते हैं इक्वेशन बेस्ड। इक्वेशन बेस्ड, इक्वेशन पर आधारित सवाल शायद आपने देखे होंगे। a प्लस बी इंटू सी डिवाइडेड बाई डी, एक इक्वेशन दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि बताएं a का d से क्या संबंध है। उसमें बड़ी माथा बच्ची होती है भाई। हम कई बार सीख भी जाते हैं कैसे करना है, उसके बाद टाइम बहुत लगता है और कई बार सीख ही नहीं पाते, कंफ्यूज बने रहते हैं। मैं आपको उसके लिए एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा, आंखों से देखेंगे सवाल खत्म होगा, ठीक है? बस धैर्य रखिए। आगे बढ़ते हैं। तीसरा टाइप जो आता है, आखिरी टाइप, इसको कहते हैं परिचय करवाने वाला। परिचय को इंग्लिश में कहा जाता है इंट्रोडक्शन टाइप।
इंट्रोडक्शन टाइप जो सवाल होते हैं उसी को परिचय करवाने वाले बोलते हैं। अब ये सवाल कैसे आते हैं, आपने देखा होगा, सुना होगा, अक्सर ये सवाल होते हैं कि महिला की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो बताएं वो महिला मेरी कौन है? वो मेरी बहन है। आप भले ही दिमाग मत लगाओ, लेकिन बस इतना बताओ, क्या इस टाइप के सवाल आपने सुने हैं? कि सर बिल्कुल सुने हैं। तो ऐसे सवाल आते हैं और ये 3 प्रकार के सवाल आपको इस पूरे चैप्टर में देखने को मिलते हैं प्यारे साथी। सवाल किसी भी टाइप का हो, हर एक सवाल के लिए आपको फैमिली ट्री बनानी पड़ती है। तो ये क्या नई चीज है सर, फैमिली ट्री? तो देखो, फैमिली ट्री की जब हम बात करते हैं तो फैमिली ट्री कैसे बनती है ये जानिएगा कि जब भी हम किसी एक मेल मेंबर की बात करेंगे प्यारे साथी, तो उसे हमेशा एक बॉक्स के अंदर बंद करके रखेंगे। मेल यानी कि पुरुष, पुरुष है तो वो बॉक्स में बंद होगा, ये उसकी पहचान है। और जब भी हम एक फीमेल मेंबर की बात करेंगे तो उसे हमेशा एक सर्कल के अंदर बंद करके रखेंगे। फीमेल यानी कि महिला की यह पहचान है कि वो सर्कल के अंदर बंद होगी, ये हमारी पहचान है। कुछ लोग मेल को प्लस फीमेल को माइनस दिखाते हैं, आप वैसे भी दिखा सकते हो, ये सिर्फ अपने अपने तरीके हैं, समझ में आना चाहिए। मेल मेंबर बॉक्स में बंद होगा, फीमेल मेंबर सर्कल में बंद होगी। यदि इस मेल का कोई भाई है जिसका नाम है एच, भाई है तो पुरुष है तो बॉक्स में बंद होगा। और ये दोनों भाई हैं, ये पता कैसे चलेगा? सर हम इनको एक शंकु आकार की टोपी पहना देते हैं। शंकु आकार जो बच्चे बर्थडे पर नहीं पहनते ऐसे जोकर वाली कैप, वही ये हमको बताती है कि ये दोनों आपस में कौन है, भाई भाई हैं। सर जी आपने आरपीएफ में बहुत अच्छा करवाया है, आपके आशीर्वाद से 90 मार्क्स हैं, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसी प्रकार एक फीमेल है, इस फीमेल की एक बहन है जिसका नाम है जी, बहन है तो स्त्री है, स्त्री है तो सर्कल में बंद होगी। अब बहन बहन के रिश्ते को दिखाने के लिए भी हम इन दोनों को ये जोकर कैप, ये शंकु आकार की टोपी पहना देते हैं। ये हमको बताती है ये दोनों आपस में बहन बहन है, ये हमको बताता है ये दोनों आपस में भाई भाई हैं। इन दोनों बहनों का एक भाई है जिसका नाम है एल, भाई है तो पुरुष है तो ये बॉक्स में बंद होगा। बहन भाई के रिलेशन को भी दिखाना है तो हम इनको ये शंकु आकार की टोपी पहना देते हैं, ये जोकर कैप पहना देंगे, ये बताता है ये दोनों आपस में बहन भाई हैं। इन शॉर्ट, भाई भाई का रिलेशन दिखाना हो, बहन बहन का रिलेशन दिखाना हो, या बहन भाई का रिलेशन दिखाना हो, कैसे दिखाएंगे? शंकु आकार की टोपी यानी कि जोकर कैप पहनाकर दिखाएंगे। मान लीजिए कि ये मेल इस फीमेल से शादी कर ले तो ये हो जाएंगे पति पत्नी। पति पत्नी के बीच शादी के कुछ सालों के बाद तलवारें तो खिंची ही जाती हैं। ये वही 2 तलवारें हैं, एक पति के हाथ में एक पत्नी के हाथ में। लड़ाइयां हो रही हैं, जिसका मौका लगा वो, मजाक कर रहा हूं, बुरा मत मान जाना, जिन लोगों ने शादी नहीं की है वो कहे सर डरा रहे हो हैं, हमें भी शादी करनी है। नहीं, डरा नहीं रहा हूं। इसे ऑफिशियली यदि हम बात करें तो इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल एरो। पति पत्नी को दिखाने का तरीका है, रिवर्सिबल एरो लगे हैं यदि मेल और फीमेल के बीच में, तो ये हमको बताता है ये दोनों आपस में कौन है, पति पत्नी है, दैट मीन्स हस्बैंड वाइफ है। मैं तलवार बोल देता हूं कि दोनों के बीच में तलवार खिंची हुई, तो क्या हुआ? समझ में आना चाहिए, हमें याद होनी चाहिए चीज। मेरा कुछ तरीका ऐसा कैजुअल है, मैं क्या करता हूं, कोशिश करता हूं दिमाग में छेद हो जाए एकदम से, उसके बाद छेद हो जाएगा तो दिमाग में बैठ जाएगी बात, बाहर नहीं निकलेगी, है ना। तो ध्यान रहे कि मेल मेंबर बॉक्स में बंद होगा, फीमेल सर्कल में बंद होगी। भाई भाई को जोकर कैप से दिखाएंगे, बहन बहन को जोकर कैप से दिखाएंगे, बहन भाई को भी जोकर कैप से दिखाएंगे। पति पत्नी है तो उनके बीच में 2 तलवारें खींच देंगे। और एक बात ध्यान रखनी है कि जब तक हम एक पीढ़ी की बात करेंगे, एक जनरेशन की बात करेंगे, सभी को एक ही लाइन में ले जाते हुए जाएंगे, ना किसी को ऊपर ले जाएंगे और ना ही किसी को नीचे। ये पीढ़ी क्या होती है सर? ये जनरेशन क्या होती है, क्या आपको पता है? तो आप मुझे ये बता दो, क्या पति पत्नी एक ही जनरेशन के होते हैं या अलग अलग के होते हैं? जरा एक बार बता दो ना फटाफट से। पति पत्नी एक ही जनरेशन के, एक ही पीढ़ी के होते हैं या अलग अलग पीढ़ी के होते हैं? एक बार बता दो ना फटाफट से।
सच में बता दो, हाँ सच में पूछ रहा हूं आपसे। कह रहा है अलग अलग होते हैं, कोई कह रहा है एक ही पीढ़ी के होते हैं, ज्यादातर लोग ये भी कह रहे हैं कि सब अलग अलग पीढ़ी के होते हैं। बेटा, पति पत्नी अलग अलग पीढ़ी के तब हो सकते हैं जब एक 25 साल का बुजुर्ग एक 85 साल की युवती से शादी कर ले। जी आपने सही सुना, मैंने क्या कहा। पति पत्नी अलग अलग पीढ़ी के यदि आप कह रहे हो तो पति पत्नी अलग अलग पीढ़ी के तब माने जाएंगे जब एक 25 साल का बुजुर्ग एक 85 साल की युवती से शादी कर ले। किसने उल्टा बोल रहे हो? 25 साल का युवक होता है, 85 साल की बुजुर्ग महिला होगी। चलिए ऐसे समझ लीजिए, सी द डिफरेंस। 25 साल का लड़का 85 साल की लड़की, मतलब लड़की नहीं सॉरी अम्मा दादी शादी कर रहे हैं, तो जनरेशन जरूर अलग अलग हो गई। क्या ऐसा होता है? नहीं सर, पति पत्नी लगभग समान उम्र के होते हैं। यह हो सकता है कि 2-4 साल, 5 साल, 6 साल पत्नी पति से बड़ी होगी। अच्छा बुरा लग रहा है, कोई बात नहीं, छोटी होगी, ऐसा मान लीजिए छोटी होगी। लेकिन 2-4, 5 साल, 8 साल छोटे या बड़े होने से जनरेशन नहीं बदलती, पीढ़ियां नहीं बदलती। इसलिए पति पत्नी लगभग समान उम्र के माने जाते हैं, इसलिए उनको एक ही पीढ़ी में मानना चाहिए। अब बहुत से लोग पता है क्या सोचते हैं, जो ये कह रहे थे ना अलग अलग पीढ़ी के हैं पति पत्नी, वो क्या सोचते हैं, पत्नी दूसरे घर से आई है इसलिए दूसरी पीढ़ी की है। सर बाई चांस किसी व्यक्ति की शादी 7वें घर में हो गई तो वो तो 7वीं पीढ़ी की पत्नी ले आया। इसका मतलब पीढ़ियां घरों के बदलने से बदलती हैं? नहीं, मैंने कहा पीढ़ी बदलती है उम्र के एक बहुत बड़े पड़ाव से। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिस पीढ़ी के आप सब लोग हो, आप सब लोग जो पढ़ रहे हो बच्चे, क्या मैं आपकी पीढ़ी का नहीं हूं? देखो मने मत कर देना, घनघोर बेइज्जती हो जाएगी। है मने कर रहे हो? वो बात अलग है कि मैं आपसे 2-4 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल छोटा ही हूंगा। बुरा लगे तो बड़ा कर लेना, बड़ा ही होगा। लेकिन मान लो 7-8 साल, 10 साल बड़े होने से भी क्या पीढ़ी बदल गई? आप और हम अलग अलग पीढ़ी के मान लें? नहीं, ऐसा नहीं है। पीढ़ी बदलती है उम्र के एक बहुत बड़े पड़ाव से। इसे ऐसे समझिए कि जिस पीढ़ी के हम सब लोग हैं, क्या हमारे माता पिता हमारी ही वाली पीढ़ी के हैं? नहीं सर, पुरानी पीढ़ी के हैं, उनकी सोच भी पुरानी है? ऐसा कहते थे ना कई बार हम। जिस प्रकार माता पिता और बच्चे की उम्र में गैप है, इतना गैप होना चाहिए पीढ़ी के परिवर्तन के लिए। समझ में आई बात के नहीं? तो पति पत्नी कभी अलग अलग पीढ़ी के नहीं होते। ध्यान रखना, पति पत्नी एक ही पीढ़ी के होते हैं। भाई भाई, बहन बहन, बहन भाई, ये सब एक ही पीढ़ी के होते हैं, एक ही पीढ़ी के होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? पीढ़ी कैसे बदलती है कि इस मेल और फीमेल की 2 संतान हुई। एक का नाम था ए जो कि एक लड़का था, एक का नाम था बी जो कि एक लड़की थी। नई जनरेशन आ गई, बच्चे हैं इसलिए मैंने उनको नीचे ले जाकर दिखाया। दूसरी पीढ़ी आ गई ना, मैंने नीचे ले जाकर दिखाया कि ये बच्चे हैं सब, इन्हें नीचे दिखाओ। यदि मैं ऐसा नहीं करता, मैं ए को एम के बगल में दिखा देता तो ये अपने पापा के गले में हाथ डाल सकता था। पहचान में ही नहीं आता कि ये भाई भाई हैं या पिता पुत्र है। इसलिए हमने कहा तुम बच्चे हो, औकात में रहो, नीचे रहो। नीचे नीचे वाली पीढ़ी में कौन आते हैं? बच्चे आते हैं। इसी प्रकार इस मेल के एक पिता होंगे, वो इससे ऊपर वाली पीढ़ी में आएंगे, उनका नाम है एक्स। और इसकी माताजी होंगी तो वो इसके पिताजी के सामने ही तलवार लेकर खड़ी होंगी, उनका नाम है वाई। इसके पिता ऊपर वाली पीढ़ी में आएंगे और उनके भी पिता होंगे तो और ऊपर वाली पीढ़ी में आएंगे, और उनके भी पिता होंगे तो बहुत ऊपर जाएंगे। अब कहां जीवित रहेंगे? जनसंख्या विस्फोट करवा के मानोगे तुम? लगता है कितनी पीढ़ी जिंदा रखोगे? 1, 2, 3, 4 तो जिंदा है ही है। तो कहने का मतलब यह है कि फैमिली ट्री के माध्यम से हम ये समझें कि एक पीढ़ी के लोग एक ही लाइन में आते हैं। बच्चे हैं तो नीचे आएंगे, पिता हैं तो ऊपर आएंगे, उनके भी पिता हैं तो और ऊपर आएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई?
आपको हर एक टाइप के सवाल के लिए इस फैमिली ट्री को बनाना पड़ेगा, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस वाले टाइप के लिए बिना फैमिली ट्री बनाए, इस वाले टाइप के लिए बिना फैमिली ट्री बनाए आंखों से देखकर भस्म करना सिखा दूं कि क्वेश्चन कैसे भस्म होते हैं। इसके लिए आपको फैमिली ट्री बनानी ही पड़ेगी, ये तो करना पड़ेगा, तो फैमिली ट्री सीखनी तो पड़ेगी। क्या ये बात सबके समझ में आ गई? वेरी गुड। अब जब ये फैमिली ट्री बन जाती है, फैमिली ट्री बनाना तो हम बहुत सारे लोग सीख जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम आंसर गलत दे आते हैं। पता है क्यों? अभी बताते हैं क्यों। इस फैमिली ट्री को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि ए का एम से क्या संबंध है। कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए आपके कमेंट से, फटाफट से बताइए। मैंने आपसे पूछा ए का एम से क्या संबंध है, फटाफट से कमेंट सेक्शन को भर दीजिए, मुझे बताइए कि ए का एम से क्या संबंध है। आयुष श्रीवास्तव, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है भाई। कह रहे हैं पिता पिता पापा, पिता पापा पिता, कोई कह रहा है बेटा, फादर सन कह रहा है, कोई कह रहा है पिता पुत्र कह रहा है। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैंने पूछा ए का एम से क्या संबंध है, एक आंसर आया पिता, क्योंकि एक साथ आंसर देते हो सारे एक साथ ही आ गए मेरे सामने, आप मैच कराते चलना। मैंने कहा एक बार फिर बताओ ए का एम से क्या संबंध है, तो एक आंसर आया कि सर पुत्र है, पुत्र। मैंने फिर से पूछा बताओ भाई ए का एम से क्या संबंध है, तो आंसर आया सर पिता पुत्र। अब बताओ बच के कहां जाओगे, इसी के बीच में फंस जाओगे कहीं ना कहीं। पिता पुत्र का संबंध है सर। मैंने और मेहनत की, मैंने कहा और बताओ, ढंग से देखो, अच्छे से बताओ ए का एम से क्या संबंध है, तो एक बच्चे का आंसर आया सर चाची है, चाची। इसे कहते हैं ब्लंडर, क्योंकि ए भी मेल एम भी मेल, चाची कौन बनेगा है, बताओ मुझे। तो कहने का मतलब ये है ये तो ब्लंडर है। लेकिन जो तीन विकल्प ऊपर मैंने लिखे हैं आपके देखकर कोई पिता बताता है तो कोई पुत्र, तो कोई पिता पुत्र। एक्चुअली ब्लड रिलेशन के किसी भी सवाल के ये तीन जवाब बनते हैं, लेकिन क्या तीनों सही हो जाएंगे? क्या पेपर में OMR शीट पर पेपर हो रहा है तो क्या आप तीनों गोलों पर काला काला रंग भराएंगे? ऑनलाइन हो रहा है तो क्या आप तीनों ऑप्शन पे हरे हरे रंग से टिक कराएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। आंसर जो होगा वो एक ही होगा, तो आपको एक टिक करना है इसमें से। लेकिन आप तो मुझे तीन तीन बता रहे हो, बताओ मैं क्या टिक कर दूं, आप ही बताओ। मैंने फिर से पूछा ए का एम से क्या संबंध है, बताओ जरा क्या संबंध है। अब शायद समझ गए हो मुझे क्या पूछना है आपसे। कह रहे चाचा, लो अब चाचा आ गया एक नया, मतलब हद हो गई है, मतलब कुछ भी आ जाता है। चलो अब समझो मेरी बात को ध्यान से। मैंने आपसे कहा ए का एम से क्या संबंध है, दैट मीन्स आपको बताना है ए कौन लगता है एम का, सर ए पुत्र लगता है एम का, तो आंसर आ गया बी, आंसर आ गया बी। ये सही है, बाकी सब गलत थे बेटा जी, ये सही है और बाकी सारे के सारे गलत थे। अच्छा दोबारा समझो, मैंने कहा ए का एम से क्या संबंध है, तो आपको बताना है ए पुत्र लगता है एम का, पुत्र आंसर लगाइए। यदि मैं पूछूं एम का ए से क्या संबंध है, तो आप कहेंगे एम पिता है ए का, तब आप आंसर पिता लगाएंगे। और मैं कहूं एम और ए का आपस में क्या संबंध है, तो आप कहेंगे पिता पुत्र का संबंध है, मींस फादर एंड सन का संबंध है, तब आप आंसर ये वाला लगाएंगे। तीनों बातें अलग अलग हैं, तीनों प्रश्न अलग अलग हैं, ये आपको आने चाहिए। क्या अब बात समझ में आ गई आप सभी के? एक बार थम्स अप चाहिए मुझे आपसे। क्या अब ये बात सबके समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है? जल्दी बता दो फटाफट से। क्लियर हो गई है ये बात? यस सर, वेरी गुड। तो मैं कुछ पूछूं इसमें से आप सही सही जवाब दोगे, क्योंकि जब तक आप जवाब सही नहीं देना सीखोगे तो लाख फैमिली ट्री बना लेना कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो ऑप्शन तो गलत ही टिक करके आने वाले हो ना, तो पहले उस पर काम करो जो गलती है, जो कमजोरी है हमारी, उस पर काम करो। तो बताओ भाई, मैं एक सवाल पूछता हूं आपको, जी का एम से क्या संबंध है? एक बार में सही जवाब कमेंट सेक्शन में चाहिए, गड़बड़ नहीं चाहिए। ध्यान रखना, डिजिटल मुर्गा बनाएंगे फिर, वो कुकड़ू को नहीं बोलता, ढेचू बोलता है, ढेचू। जल्दी बताओ फटाफट से, जी का एम से क्या संबंध है, फटाफट से बताओ। अरे वाह, देखो ये वाला रिश्ता तो बताने में भी बहुत मजा आ रहा होगा कई लोगों को।
क्या है? साली है सर, साली है, लेकिन कुछ जीजा वाले भी हैं यहां पर। मैंने कहा गड़बड़ मत करना, तब भी कर दी, मानते नहीं है किसी भी कीमत पर। मैंने कहा जी का एम से क्या संबंध है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं जी कौन लगती है एम की? आप कह रहे हो जी जीजाजी लगती है एम की। ये जीजाजी वालों से कह रहा हूं मैं। मैंने आपसे पूछा जी का एम से क्या संबंध है, तो आप कहो जी साली है किसकी? एम की, जिसे इंग्लिश में क्या कहता है? सिस्टर इन लॉ। यदि मैं पूछता एम का जी से क्या संबंध है, तो जीजा, नहीं जीजा जी बोल दिया करो, थोड़ी इज्जत दो उसको भी बेचारे को। मैं कहूं एम का जी से क्या संबंध है, तो सर एम जीजा जी है, आंसर आएगा जीजा जी। आई बात समझ में? चलिए अगला सवाल पूछूंगा, सही सही जवाब देना भाई। बताओ मुझे एफ का एच से क्या संबंध है, तो आंसर क्या देंगे? एक बार में सही जवाब चाहिए। ये जीजा जी बंद करो, जीजू भी बंद करो। जीजू वाले कौन है ये? हैं? बड़ा मोहब्बत से जीजू बुलाया तुमने उनको। दोनों क्वेश्चन सही हुआ। हाँ फटाफट से बताओ। मैंने कहा एफ का एच से क्या संबंध है, तो ज्यादातर लोग तो कह रहे हैं सर भाभी है, लेकिन एक देवर वाला भी देखा मैंने, एक देवर वाला भी था कोई, वो गलत है भाई। मैंने पूछा एफ का एच से क्या संबंध है, तो आप बताएं एफ भाभी है किसकी? एच की। समझ में आई बात? लेकिन यदि मैं पूछूं एच का एफ से क्या संबंध है, तो कमेंट सेक्शन फटाफट से जल्दी से बता दो मुझे। मैं पूछूं एच का एफ से क्या संबंध है, तो क्या कहेंगे? जल्दी बताओ ना फटाफट से। मैंने कहा एच का एफ से क्या संबंध है, तो कह रहे हैं सर देवर है, देवर। एग्जामिनेशन हॉल में यही सवाल आया कि बताओ एच का एफ से क्या संबंध है। एक लड़के ने देवर पर काला गोला भर दिया। एक लड़का बोला देवर है, देवर पे काला गोला उसने भर दिया। पीछे वाले ने थप्पड़ मारा, बोला बेवकूफ है, जेठ आएगा जेठ। दोनों में लड़ाई हो गई, ईंट पत्थर चल गए, एक ने दूसरे का सिर फाड़ दिया। इन्विजिलेटर ने आयोग को खबर भेजी, भैया कैसे सवाल बनाते हो? ने क्या हुआ? वे लड़के लड़ गए, ईंट मार दी, सिर फोड़ दिया उसने उसका। अरे ऐसी क्या बात है कि हाँ आपने सवाल ही ऐसा पूछा था कि एच का एफ से क्या संबंध है। एक बच्चे ने कहा देवर है, दूसरे ने थप्पड़ मार दिया कि जेठ आएगा। तो गलत तो वो भी नहीं है क्या? एच की त्वचा देखकर, इसकी शक्ल देखकर पता चल रहा ये हमसे बड़ा है कि छोटा है? नहीं। तो आपने कैसे कह दिया ये देवर है? एच एफ का जेठ भी हो ही सकता है ना। यही कारण है जिसकी वजह से ब्लड रिलेशन चैप्टर में, पेपर में या किताब में आप देखोगे तो आप भले ही हिंदी मीडियम में पेपर देना, उसके बाद भी ऑप्शन यानी कि रिलेशंस इंग्लिश में लिखकर आ जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा ग्रैंडफादर लिख के आ जाता है ऐसे करके, ग्रैंडफादर। देखो लिख किस में रहा है? हिंदी में, और टर्म का है अंग्रेजी का। ऐसा सही में होता है, वो इसीलिए होता है कि जिससे कि ऐसी मार कुटाई से बचा जा सके। तो भाई ध्यान रखिएगा कि हमें इस वजह से, उसने कहा एच का एफ से क्या संबंध है, तो आपको ये नहीं कहना कि ये देवर है, ये नहीं कहना कि ये जेठ है, बल्कि अंग्रेजी का एक टर्म बोल देना है ब्रदर इन लॉ। अब बोलो जेठ हो या देवर हो, वो ब्रदर इन लॉ के अंदर ही आएगा। मैंने कहा हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश के रिलेशंस भी पता होने चाहिए। जैसे मम्मी को मदर, पिता को फादर, भाई को ब्रदर, बहन को सिस्टर, दादाजी को ग्रैंडफादर, दादी को ग्रैंड मदर कहते हैं। ये हम सब लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मामा जी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सर अंकल कहते हैं। चाचा जी को क्या कहते हैं सर इंग्लिश में? सर उसे भी अंकल कहते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि मामा जी की बात कब हो रही है, चाचा जी की बात कब हो रही है? तो भाई इस बात को आप ऐसे समझिए कि कोई बच्चा जब इस दुनिया में आता है, मींस पैदा होता है, तो उसे केवल और केवल दो ही पक्ष के रिश्ते मिलते हैं शुरुआत में। एक मां के पक्ष का रिश्ता मिलता है, तो एक पिता के पक्ष का रिश्ता मिलता है। बड़ा हो जाए तो बात अलग है, शादी हो गई, ससुराल भी मिल गई, ससुर भी मिल गया। शुरुआत में उसे माता और पिता की तरफ से ही रिश्ते मिलते हैं। मां के पक्ष के रिश्तों को आप मैटरनल साइड कहते हैं, मां की साइड को आप मैटरनल साइड कहते हैं, और पिता की साइड को आप पैटर्नल साइड कहते हैं।
कोई जल्दबाजी तो नहीं है, मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूं चीजें, जिससे आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो, कुछ छूटे नहीं। बता दो मुझे, जल्दबाजी तो नहीं है किसी को भी? जल्दी बताओ फटाफट से, कोई जल्दबाजी वाला व्यक्ति तो नहीं है यहाँ पर कि सर जल्दी जल्दी पढ़ाओ, क्वेश्चन कराओ? ऐसा हो तो बता देना, ऐसा हो तो बता देना भाई। नहीं है? हाँ, बस आराम से समझना, चीजें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। मैंने कहा दो पक्ष के रिश्ते, एक माँ के पक्ष का, एक पिता के पक्ष का। माँ का पक्ष मैटरनल है, पिता का पक्ष पैटर्नल है। मुझे बताओ मामा कहां से आए, माँ की तरफ से कि पिता की तरफ से? सर माँ की तरफ से। तो आप उन्हें अंकल बोल रहे थे ना अभी मामा को, लेकिन आप उसके आगे मैटरनल लगा देना। क्या लगा दोगे? मैटरनल अंकल, वही कहलाते हैं मामा। चाचा कहां से आए कि सर पिताजी की तरफ से, आप उसे अंकल बोल रहे थे ना अंकल, आप उसके आगे पैटर्नल लगा दीजिए, पैटर्नल अंकल, इसी को कहते हैं चाचा या ताऊ। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, मैटरनल पैटर्नल शब्द का प्रयोग किया नहीं जाता। आप अंकल कह दो, बात खत्म हो गई। लेकिन मैंने ये आपकी जानकारी के लिए बताया है, मैं लौटकर वहीं पर आ गया। तो मैंने कहा हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी रिश्ते आपको पता होने चाहिए, जैसे कि चाचा हो या मामा हो, फूफा हो या मौसा हो, ये सभी इंग्लिश में क्या कहलाते हैं? अंकल कहलाते हैं। ऐसे ही चाची जी, ताई जी, मामी जी, बुआ जी और मौसी जी, ये सब इंग्लिश में क्या कहलाती हैं? आंटी कहलाती हैं। आपने एक टर्म सुना होगा भांजा, सुना है कि नहीं? एक सुना होगा भतीजा, बोलो सुना है कि नहीं? याद रखना, भांजा हो या भतीजा, दोनों को इंग्लिश में कहा जाता है नेफ्यू, NEPHEW। इसी प्रकार भांजी हो या भतीजी, भांजी हो या भतीजी, दोनों को इंग्लिश में कहा जाता है नीस, NIECE। ये रिश्ते तो हो गए हमारे घर खानदान के रिश्ते। इसके अलावा एक रिश्ता और आता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ऐसा तो एक सीरियल आता है जी। एक रिश्ता होता है ससुराल पक्ष का रिश्ता। एक लड़के की शादी हुई, उसको एक सुंदर सुशील पत्नी मिली, जिसे वो अंग्रेजी में बुलाता है वाइफ। लेकिन पत्नी अपने साथ दहेज में तमाम रिश्ते लेकर आई है, जैसे कि पत्नी के पिताजी इस लड़के के ससुर लगे। ससुर को इंग्लिश में बुलाया जाता है फादर इन लॉ। पिता के जैसे हैं, लेकिन कानूनन है रिश्ते में, इसलिए इन लॉ लगा है। एक सासू मां मिली, उन्हें बुलाते हैं मदर इन लॉ। मां के जैसी हैं, बट कानूनन है रिश्ते में। ये कानून के रिश्ते हैं। फिल्मों में दिखाया गया कि भगवान जोड़ी बनाकर भेज रहा है। भाई कानून का भी बहुत अच्छा हस्तक्षेप है। नहीं मानते तो पत्नी को हाथ लगा के देखो 1098 कितनी स्पीड में काम करती है, पता चल जाएगा कानून क्या है। तो ससुराल पक्ष के जितने रिश्ते हैं सबके पीछे इन लॉ लगेगा। ससुर साहब फादर इन लॉ, सासू मां मदर इन लॉ, साले साहब ब्रदर इन लॉ, भाई के जैसा है, साली साहिबा सिस्टर इन लॉ, बहन के जैसी है, ऐसा ही माना करें। अब इनकी पत्नी इनके घर पर आ चुकी है विदा होकर। इस लड़के के पिताजी उस औरत के लिए, उस महिला के लिए लगेंगे ससुर, यानी कि फादर इन लॉ। सासू मां को क्या बुलाएंगी? मदर इन लॉ। एक ननद नाम का खतरनाक प्राणी और पाया जाता है, इंग्लिश में उसको कहते हैं सिस्टर इन लॉ। देवर मिलेंगे तो क्या बुलाएंगी? किसर ब्रदर इन लॉ। और जेठ मिलेंगे तो बड़े ब्रदर इन लॉ। ऐसा कुछ नहीं होता। देवर हो या जेठ, दोनों को ही इंग्लिश में क्या बुलाया जाता है? ब्रदर इन लॉ बुलाया जाता है। ये लड़का यदा कदा अपनी ससुराल जाता है। ससुर जी कहते हैं साहब दामाद जी आए हैं, कुछ लोग कहते हैं कुंवर साहब आए हैं। दामाद जी को इंग्लिश में बुलाते हैं सन इन लॉ। बेटे के जैसा है, बट कानूनन है रिश्ते में। ध्यान रखिएगा, मेरे को कोई शौक नहीं है आपको अंग्रेजी पढ़ाने का, मैं सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये मेरे चैप्टर की जरूरत है। आप आंसर निकाल कर बैठे हैं भतीजी, ऑप्शन में मिल ही नहीं रहा, वहां लिखा है नीज। कैसे पता है? ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा हुआ है नीज जस्ट लाइक अ चीज, ऐसे लिखा हुआ है। ढूंढते रहो, सब भतीजी नहीं मिली हमें। गलत तो नहीं थे ऑप्शन? नहीं गलत नहीं थे, आपको पता ही नहीं था एक्चुअली। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए मैंने आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के रिलेशंस बताए हैं। बस ख्याल रखिएगा इस बात का, सही रिलेशन बताएं। मैंने कहा एच का एफ से क्या संबंध है, तो आप कहिए एच देवर या जेठ कोई भी हो सकता है एफ का। मैं आपसे पूछता हूं, बताओ ए की मौसी कौन है? जल्दी से लिखकर बता दो। बताओ ए की मौसी कौन है? सर ए की माँ एफ, उसकी बहन जी, तो ए की मौसी कौन हुई? कि सर जी हुई। बताओ बी का मामा कौन है? जल्दी बताते चलो। बी का मामा कौन है? कि सर उसका माँ का भाई एल, बी का मामा हो गया। बी का मामा कौन है? एल। मैं कहूं ए का मामा कौन है? तो वो भी एल,
क्योंकि बहन भाई हैं, तो मामा तो सेम ही होंगे, अलग अलग मामा लेके थोड़ी आएंगे। ये आई बात समझ में कि नहीं? मान लीजिए कि इस एच की शादी करवा देता हूं मैं, किससे कराऊं सर? यू से करा दो। लो यू से करा दी। बहुत से कहते हैं जी से करा दो ना, ऐसे रिश्ते नहीं उलझाऊंगा, रियल लाइफ में उलझे रहते हैं, यहां पर नहीं उलझाऊंगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, मैंने एच की शादी यू से करा दी। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ यू का ए से क्या संबंध है? तो आप आंसर क्या बताएंगे? यू का ए से क्या संबंध है? जल्दी से बताओ। मामी कौन कह रहा है? नालायक पिटेगा। मामी कहां से आ गई है? देखना, ए के पिताजी, पिताजी का भाई चाचा ताऊ, चाचा ताऊ की पत्नी, चाची लगेंगी या ताई लगेंगी? अंग्रेजी में आंटी। मामी कह रहे हैं, पीठ में मुक्का पड़ेगा, होश आ जाएंगे सारे। बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बताओ फटाफट से, चाची या ताई? हाँ, अब ठीक है, अब ट्रैक पर आ गई है गाड़ी। डीरेल मत होने देना। इतनी मेहनत करके गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूं, पता चला एक क्वेश्चन पूछा, उसी में गड़बड़ कर दी तुमने। गड़बड़ तो नहीं करोगे? सच बताओ, कसम खाओ, ऐसे मेरे सिर पे हाथ रख के कसम खाओ फटाफट। नहीं, मरवा दोगे तुम। ऐसे कसम नहीं खाऊंगा, किसी की भी खाओ, मेरी नहीं खाओ। बस एक सवाल का जवाब दे दो कि एफ का वाई से क्या संबंध है, जल्दी बता दो, मैं मान जाऊंगा। मेरी कसम नहीं खाना, बस ध्यान रखना। एफ का वाई से क्या संबंध है? जल्दी बताओ, एफ का वाई से क्या संबंध है? सही सही बताया तो मान जाऊंगा। है कौन खा रहा है ये मेरी कसम? पिटेगा। हाँ जी, बहू। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये सास वाले पिटने के काम कर रहे हैं बस सारे के सारे। मदर इन लॉ कह रहे हैं। मैंने कहा एफ का वाई से क्या संबंध है, दैट मीन्स एफ कौन लगती है वाई की? बहू। बहू जैसा शब्द आपको ऑप्शन में कभी मिलेगा ही नहीं। पुत्र वधू मिलेगा, पुत्र की वधू, ध्यान रखिएगा। मैं कहूं वाई का एफ से क्या संबंध है, तो सर वाई सास लगती है एफ की। समझ में आ गई बात कि नहीं? अब बहू आ गई। चलो, बड़ी जल्दी रंग बदलते हो तुम लोग। चलो, अब आ गए हम पहले वाले टाइप पर, यानी कि पहली नुमा के सवाल करेंगे। अभी क्या चल रहा था सर? अभी तो मोटर गर्म की जा रही थी, दिमाग वाली, बताया नहीं था? दिमाग वाली मोटर गर्म की जा रही है, गर्म हो गई है बढ़िया तरीके से। अब आओ पहले सवाल पर। पहला सवाल पजल टाइप का आपके सामने रखते हैं। छोटा सा सवाल है, धीरे धीरे ये बड़े होते जाएंगे। जैसे छोटे छोटे बच्चे बड़े हो जाते हैं, सवाल भी छोटे छोटे बड़े हो जाते हैं। तो सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है एल क्यू की पत्नी है। एक काम करोगे कम से कम अगले 10 सवालों के लिए? बोलो करोगे कि नहीं, बताओ जल्दी, फटाफट बताओ, करोगे कि नहीं करोगे? हाँ, मुझे मालूम यही कमेंट करोगे, हाँ सर करेंगे। ये करना कि जो मैं पूछूं उसे मन ही मन बोलना। आप मन में बोलोगे, मुझे आवाज सुनाई देगी। हाईटेक टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? बस मन ही मन बोलना, बेईमानी मत करना, इसमें आपका फायदा है, ठीक है? मैंने आपसे कहा एल क्यू की पत्नी है। कौन पत्नी है? मन में बोलो। एल क्यू की पत्नी है। कौन पत्नी है? कि सर एल पत्नी है, तो फीमेल होगी। किसकी पत्नी है? कि सर क्यू की पत्नी है। क्यू लिख लिया, आगे बढ़े। अच्छा, एल क्यू की पत्नी है तो क्यू उसका पति अपने आप हो जाएगा, तो आप इसे बॉक्स में भी बंद कर सकते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? समस्या यहां तक नहीं। आगे कहता है पी एम की माता है। तो क्या यहां पी दिख रहा है? नहीं। क्या यहां एम दिख रहा है? नहीं। छोड़ दो ऐसे पॉइंट को, ऐसे लोगों से वास्ता नहीं रखना जिनका हमारे लोगों से रिश्ता नहीं है। आगे बढ़े। कहता है जे एल का पिता है। मैंने कहा कौन पिता है? कि सर जे। किसका पिता है? कि सर एल का। कौन पिता है? जे। पिता ऊपर आएंगे और बॉक्स में बंद होंगे, और ये एल के पिता हो गए। जे एल का पिता हो गया। आगे बढ़े तो उसने कहा एम एच की बहन है। क्या हमें एम और एच में से कोई दिख रहा है? नहीं। ऐसे लोगों से बात नहीं करनी। आगे बढ़ो। कहता है जे एच का पति है। कौन पति है? जे। ये रहा, ये पति है। किसका पति है ये? कि सर एच का। तो एच इसकी पत्नी हो गई कि नहीं हो गई? जी सर। अब पीछे आओ, जिनसे हमने रिश्ता नहीं रखा था, अब उनसे बातें करेंगे कि भाई अब तुम्हारा कुछ हिसाब किताब बना। एल क्यू की पत्नी है, हो गई। पी एम की माता है। क्या पी और एम में से कोई आया? नहीं। आगे बढ़ो। जे एल का पिता है, हो गया। एम एच की बहन है। अब बताओ एम एच की बहन कैसे बनेगी? कि सर एम को बगल में बिठा दो, एम बहन बन गई किसकी? एच की। अब क्योंकि एम आ गया तो इस पॉइंट पे आ जाओ। कहता है पी एम की माता है। कौन माता है? पी। किसकी माता है? कि सर एम की। तो एम की क्या? वो तो एच की भी होगी, क्योंकि ये दोनों बहनें हैं। सही बात है कि नहीं?
बस सब कुछ कंप्लीट है। एल क्यू की पत्नी हो गई, पीएम की माता हो गई, जे एल का पिता हो गया, एम एच की बहन हो गई, जे एच का पति हो गया, सब कंप्लीट है। कहता है तब पी एल से किस प्रकार संबंधित है, पी एल से किस प्रकार संबंधित है। तो पी की बेटी है एल, तो पी नानी लगेगी एल की। उसने कहा पी एल से किस प्रकार संबंधित है, मींस पी कौन लगती है, एल की नानी लगती है। नानी को आप माता की माता भी कहते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। एक बार थम्स अप चाहिए, आंसर तो आ ही रहे हैं आपके। क्या ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि नहीं? कैसे करना है, अपने आप से पूछना है। उसने कहा एल क्यू की पत्नी है। कौन पत्नी है? कि सर एल। किसकी? क्यू की। अपने आप से पूछना है, जिससे हमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि पत्नी कौन है, पति कौन है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इतने सारे थम्स अप आ गए तो बात समझ में आ गई। अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल कहता है एफ जे का भाई है। मैंने कहा कौन भाई है? कि सर एफ, तो मेल होगा। किसका भाई है? जे का। तो जे उसकी बहन है क्या? सर पता नहीं, भाई भी हो सकता है। एफ जे का भाई है तो एफ का जेंडर क्लियर हो गया। ई डी की बहन है, ना ई आई ना डी, इसलिए मैं इस पॉइंट को छोड़ दूंगा। के एल की बहन है, ना के आई ना एल, मैं इसको भी छोड़ दूंगा। डी एल का पुत्र है, मैं इसको भी छोड़ दूंगा। जे ई का पिता है, इसे पकड़ लो। कौन पिता है? जे, तो मेल हो गया। किसका पिता है? ई का, तो ई को नीचे ले आइए। ई इसका बेटा है? सर पता नहीं। जे पिता है, ई का ये पता है, तो ई बेटा या बेटी कुछ भी हो सकती है। अच्छा अब पीछे आ जाओ, कुछ चीजें छोड़ी थी उन्हें कनेक्ट करना शुरू करते हैं। जैसे ई डी की बहन है, तो ई बहन हो गई किसकी? डी की। डी को यहां ले आओ। डी एल का पुत्र है। कौन पुत्र है? डी। किसका पुत्र है? कि सर एल का। ये भाई बहन है और इन भाई बहनों के पिता ये हैं, यानी कि डी के पिता ये हैं, और डी एल का भी पुत्र बताया गया, तो इसका मतलब एल मां हो गई इसकी, और ये दोनों आपस में तलवार वाले प्राणी हो गए, मतलब हस्बैंड वाइफ। सही बात है ना? और कुछ रह रहा है? हाँ रह रहा है ना सर। के एल की बहन है, ये रह रहा है। कौन बहन है? कि सर के। किसकी बहन है? कि सर एल की। डन हो गया। पूछता है तब डी एफ से किस प्रकार संबंधित है? डी एफ से किस प्रकार संबंधित है? देखो डी के पिताजी जे, पिताजी का भाई एफ, आप कहोगे चाचा, नहीं, उसने पूछा डी एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो डी कौन लगता है? एफ का भतीजा। भतीजे को भाई का पुत्र भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। प्यारे साथी बोलो बात समझ में आ गई? थम्स अप चाहिए फटाफट से। जितनी एनर्जी मैंने लगाई है उससे कम एनर्जी लगती है ये थम्स अप देने में, कमेंट करने में, फटाफट से बता देंगे। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है। कहता है क्यू एल का भाई है। हमने पूछा कौन भाई है? कि सर क्यू, तो मेल हो गया। किसका भाई है? कि सर एल का। एल उसकी बहन है क्या? सर पता नहीं। क्यू का पता है, क्यू भाई है एल का। एल एन की बहन है। कौन बहन है? कि सर एल, फीमेल हो गई। किसकी बहन है? कि सर एन की, तो एन उसका भाई है? सर पता नहीं। एन आर का पिता है। कौन पिता है? कि सर एन। किसका पिता है? आर का, तो आर नीचे आएगा, उसका बेटा है कि बेटी? सर पता नहीं। कहता है आर पी से विवाहित है, तो आर की शादी तो हमने करवा दी पी से, लेकिन इनमें पति कौन है, पत्नी कौन है? सर पता नहीं। कहता है पी टी का भाई है। मैंने कहा कौन भाई है? कि सर पी। भाई को मेल बनाओ। किसका भाई है? कि सर टी का। टी उसकी बहन है क्या? सर पता नहीं। लेकिन जैसे ही पी का जेंडर क्लियर हुआ कि ये मेल हुआ, तो इसके अपोजिट ये इसकी पत्नी मतलब फीमेल हो जाएगी। टी एक्स की माता है। कौन माता है? कि सर टी। किसकी माता है? कि सर एक्स की। एक्स उसका बेटा है कि बेटी? कि सर पता नहीं। लास्ट वाले का जेंडर क्लियर होगा नहीं। अच्छा अभी और है, वाई आर की पुत्री है। कौन पुत्री है? वाई। किसकी पुत्री है? आर की, तो वो तो दोनों की ही पुत्री मानू ना वाई को, पुत्री मतलब फीमेल। तब पूछता है वाई टी से किस प्रकार संबंधित है? वाई टी से
किस प्रकार संबंधित है? वाई कौन लगेगी? टी की। तो वाई के पिताजी की बहन बुआ, लेकिन वाई कौन लग रही है टी की? बुआ के लिए वाई कौन लग रही है? भतीजी। भतीजी भाई की पुत्री कहलाती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। सचिन कुमार कह रहा सर पता नहीं, मतलब सर ने ज्यादा पता नहीं बोल दिया, वो कह रहा सर पता नहीं। बेटा ये पता नहीं में इतनी दम है ना, ये कभी कंफ्यूज नहीं होने देता आपको। पता नहीं, ये पता नहीं हटा के देखो, फिर देखो कितना कंफ्यूजन है। करके देखो एक बार मेरे कहने से, उसमें क्या दिक्कत है? करके तो देखो। चलिए अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एल जी की बहन है। हमने कहा कौन बहन है? कि सर एल। किसकी बहन है? जी की। जी उसका भाई है? सर पता नहीं। पता नहीं, ठीक है। जी एम का पुत्र है। कौन पुत्र है? जी। किसका पुत्र है ये? एम का। तो एम इसके पिता हैं? सर पता नहीं, मां भी हो सकती है, ठीक है। फिर कहता है एम का विवाह डी के साथ हुआ है। लो एम की शादी हमने डी के साथ करा दी, अभी पति पत्नी का नहीं पता चल रहा कौन है, पता नहीं। आगे कहता है डी ई की बहन है। मैंने कहा कौन बहन है? कि सर डी। किसकी बहन है? कि सर ई की। ई उसका भाई है? हाँ पता नहीं। सरिता कह रही है सर ये तरीका बेस्ट है। हाँ ये तरीका बेस्ट है, बेस्टम बेस्ट है। उसने कहा डी ई की बहन है, हो गई। ई सी का पुत्र है। कौन पुत्र है? हाँ भाई कौन पुत्र है? ई। किसका पुत्र है? सर ई सी का पुत्र है, तो सी का पुत्र हो गया। तो ये सी उसकी मां है या भाई? पता नहीं। आगे कहता है सी का विवाह एस से हुआ है। ये लो सी की शादी हमने एस से करवा दी। पति कौन पत्नी कौन? पता नहीं। आगे कहता है एस पी की बहन है। कौन बहन है? कि सर एस। किसकी बहन है? कि सर पी की। तो पी उसका भाई है? सर पता नहीं। तो सर कुछ तो पता होगा, सी कौन है? सर एस फीमेल हो गई तो सी उसका पति होकर मेल हो जाएगा, ये तो पता है ना। हाँ ये पता है। लास्ट में कह रहा है अच्छा ये फीमेल हो गई तो ये मेल हो जाएगा अपने आप, क्यों नहीं हो जाएगा? पति हो जाएगा क्या नहीं? लास्ट में कह रहा है एल ई से किस प्रकार संबंधित है। अब मत कह देना पता नहीं, पीठ पे मुक्का पड़ेगा नहीं तो। अच्छा नायक बैच के स्टूडेंट हो, एक क्वेश्चन खुद करने दो। अरे बिल्कुल, कल से तुम देखना क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं तुम्हें, और करना ही क्या है। एल ई से किस प्रकार संबंधित है, मतलब एल कौन लगती है ई की, ये बताना है। तो एल की मां और मां का भाई, मामा। लेकिन एल कौन लग रही है? ई की भांजी। भांजी को और क्या कह सकते हैं आप? बहन की पुत्री, भांजी कहलाती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। पता नहीं या पता है? कुछ पता चला कि पता नहीं हो गया सब कुछ? बताओ कमेंट करके फटाफट से। जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। सर आपका पता नहीं अच्छा लगता है। वो इसी चैप्टर में है पता नहीं, बाकी सब में तो पता ही है। मुझको पता है सर सी है। अच्छा चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया? डोंट राइट पता नहीं। चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया? चलिए समझ में आ गया होगा। कह रहे हैं सर दिमाग का धुआं हो गया। दिमाग का धुआं करोगे तो कैसे बात चलेगी? क्लास में धुआं होना चाहिए, है? क्लास में धुआं हुआ कि नहीं हुआ? कल की क्लास में हम इन्हीं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। मैंने कहा अभी छोटे छोटे क्वेश्चन से आगे धीरे धीरे ये बड़े हो जाएंगे। ये अभी 1 साल के हैं, कल 5 साल तक के हो जाएंगे ये। सर मैथ भी आप पढ़ाइए, मुझे यहीं तक छोड़ दीजिए, रीजनिंग तक, ठीक है। तो कैसी लगी है आज की क्लास? ये क्लास खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा, आपके कमेंट्स में पढ़ूंगा और वो मुझे मोटिवेट करते हैं आगे और बेहतर कंटेंट आपको देने के लिए। तो कमेंट सेक्शन में जाकर ये जरूर बताएंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद क्लास।